वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि लेसन नंबर 5 है, या कुछ बुक में लेसन नंबर 4 भी हो सकता है। एक्चुअल में ये है केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना। ये चैप्टर का नाम है। आणविक संरचना हम बाद में समझेंगे। पहले हम इस चैप्टर में रासायनिक आबंधन, जो कि थोड़ा लेंदी टॉपिक है ना, पहले इसको समझेंगे कि रासायनिक आबंधन क्या है, रासायनिक आबंधन क्यों होता है, कहाँ होता है, क्या कॉजेज हैं, कितने प्रकार के रासायनिक आबंधन होते हैं। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये समझना है कि अगर हम ये जानते हैं कि तत्व के जो परमाणु होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, वो हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में आने के लिए उनको दूसरे परमाणुओं के साथ कुछ आकर्षण बलों से जुड़ना पड़ता है। तो जिन आकर्षण बलों से परमाणु एक दूसरे से जुड़कर अणु बनाता है, यौगिक बनाता है, उन्हीं को हम कहते हैं रासायनिक आबंधन। तो रासायनिक आबंधन वह आकर्षण बल है जो परमाणुओं को अणुओं में बांधे रखता है, और इसके जो है कुछ कारण है वो मैं आपको बाद में स्पष्ट करूंगा। पहले रासायनिक आबंधन को स्पष्ट कर लीजिए। तो रासायनिक आबंधन क्या है? रासायनिक आबंधन वह आकर्षण बल जो परमाणुओं को अणु में बांधे रखता है, बांधे रखता है। वह आकर्षण बल जो परमाणुओं को अणु में बांधे रखता है, रासायनिक आबंध या बंध भी लिख सकते हैं, कहलाता है। रासायनिक आबंध कहलाता है। अब इसके क्या कॉजेज होते हैं, जरा समझिएगा मेरी बात को। जैसे ए और बी हैं और इनके बीच रासायनिक आबंध बनता है, तो ये ए और बी एक बंध से जुड़ जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो है, ये दोनों ए और बी नॉन बॉन्डेड हैं, नॉन बॉन्डेड स्टेट है, जबकि ए बी क्या है? बॉन्डेड स्टेट है। तो ये हम लोग यहां पे ये समझना चाहते हैं कि ये इन दोनों के बीच रासायनिक आबंध क्यों बने, क्या कारण है ऐसा कि ए और बी नॉन बॉन्डेड स्टेट में नहीं रह पाए बल्कि बॉन्डेड स्टेट में परिवर्तित हो गए। तो कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय अपनी ऊर्जा को घटाने का प्रयास करता है, क्योंकि स्थायित्व को बढ़ाने का प्रयास करता है। हर निकाय ये चाहता है कि उसका स्थायित्व बढ़ जाए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, और स्थायित्व बढ़ेगा तो ऊर्जा घटेगी। तो ऊर्जा, इसका मतलब कि अगर ये नॉन बॉन्डेड स्टेट में नहीं रह पाया बल्कि बॉन्डेड स्टेट में परिवर्तित हो गया, तो कारण ये है कि इनका नॉन बॉन्डेड स्टेट में ए और बी का स्थायित्व कम होना चाहिए और बॉन्डेड स्टेट में स्थायित्व ज्यादा होना चाहिए। तो ये लेस स्टेबल स्टेट है, मतलब कि इनकी स्थायित्व इनका कम है, और ये इसका मतलब मोर स्टेबल स्टेट है। तो एक बात यहां से निकल के आई कि रासायनिक आबंध का निर्माण
परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध का निर्माण इसलिए होता है ताकि वो अपने स्थायित्व को बढ़ा सके। स्थायित्व बढ़ रहा है और स्थायित्व बढ़ेगा तो अगर ये इसकी स्थायित्व इसका कम है, नॉन बॉन्डेड स्टेट का स्थायित्व कम है, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, तो ये मोर एनर्जी स्टेट है, मोर एनर्जी स्टेट है, और ये लेस एनर्जी स्टेट है। इसका मतलब अगर बंध का निर्माण हुआ तो ऊर्जा घटेगी, तो ऊर्जा जो घटेगी वो कहां जाएगी? बाहर जाएगी। तो ऊर्जा का यहां पे क्या होगा? उत्सर्जन होगा। मतलब ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो रासायनिक आबंध के कारण, कॉजेज, कारण क्या है? पहला कारण अपनी ऊर्जा को न्यून करने का प्रयास, अपनी ऊर्जा को न्यून करने का प्रयास। रासायनिक आबंध के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा को घटाने का प्रयास करता है सिस्टम। दूसरा, अपनी ऊर्जा को अगर घटाने का प्रयास करता है निकाय, तो जाहिर सी बात है अपनी स्थायित्व को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो अपने स्थायित्व को बढ़ाने का प्रयास। और ऐसा क्यों है? क्यों अपना स्थायित्व बढ़ जा रहा है? क्योंकि अभी आपको आगे मैं समझाऊंगा अष्टक नियम में, उसमें यह समझाया गया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक आबंध के फलस्वरूप परमाणुओं के अष्टक पूर्ण हो जाते हैं। तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने का प्रयास। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने का प्रयास। ये तीन प्रमुख कारण हैं रासायनिक आबंध के। आई बात समझ में? तो इसका मतलब अब ये समझ में आया कि रासायनिक बंध का जो निर्माण है, रासायनिक बंध जो बनता है वो इस वजह से बनता है ताकि सिस्टम यानी निकाय अपनी ऊर्जा को घटा सके। मतलब एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है और स्थायित्व को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। ठीक? तो इसका मतलब है अतः रासायनिक बंध का निर्माण, रासायनिक बंध का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी और स्थायित्व को बढ़ाने की प्रक्रिया है। और इस चीज में जब कोई रासायनिक आबंध परमाणुओं के बीच बनता है, रासायनिक बंध बनता है परमाणुओं के बीच, तो उस रासायनिक बंध के निर्माण में परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है ना, परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम कहते हैं उस तत्व की या उस परमाणु की संयोजकता। ठीक? तो रासायनिक बंध के निर्माण में
रासायनिक बंध के निर्माण में किसी तत्व के परमाणु द्वारा उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कहते हैं। इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा। कई चीजें बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको पहली चीज बताई जो सबसे महत्वपूर्ण है कि रासायनिक आबंध क्या है, तो वह आकर्षण बल जो परमाणुओं को अणु में बांधे रखता है उसे रासायनिक आबंध कहते हैं। दूसरी बात, रासायनिक आबंध यानी रासायनिक बंध का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी और स्थायित्व को बढ़ाने वाली प्रक्रिया है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रासायनिक बंध के निर्माण में किसी तत्व के परमाणु द्वारा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की संयोजकता यानी वैलेंसी कहते हैं। मतलब वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है? संयोजकता किसी रासायनिक बंध के निर्माण में परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों का प्रयोग करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों को इस्तेमाल करता है रासायनिक बंध बनाने के लिए, है ना, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है संयोजकता। मतलब बॉन्ड संयोजकता नहीं है, बंध संयोजकता नहीं है। बंध के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता है। आई बात समझ में? अब ये सारी बातें कहां से निकल के आई, तो इसके लिए हमें अपने अगले टॉपिक पे आना पड़ेगा। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है अष्टक नियम। अष्टक नियम इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ऑक्टेट रूल, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत या अष्टक नियम। इसको समझते हैं। इस नियम का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था, कोसेल, इंग्लिश में लिखेंगे KOSSEL, कोसेल। कोसेल ने क्या चीज अध्ययन किया? कोसेल ने अकार्बनिक यौगिकों में बंध के प्रकार का अध्ययन किया। अकार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं उसका अध्ययन किया। और दूसरे थे लुईस, इंग्लिश में लिखेंगे LEWIS। इन्होंने कार्बनिक यौगिकों में बंध के प्रकार का
अध्ययन किया और कोसेल और लुईस ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को, भाई इन्होंने अकार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं इसका अध्ययन किया, इन्होंने कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं इसका अध्ययन किया, और दोनों ने अलग अलग अध्ययन किया, एक साथ नहीं मिलाया, अपने कंसेप्ट को एक साथ मिलाया नहीं। ये तो बाद में मिला करके संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बनाया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इन्हीं दो वैज्ञानिकों को जाता है ना, कोसेल और लुईस। तो इन्होंने अपने अपने अध्ययन से कुछ निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को जोड़ करके अष्टक नियम बनाया गया। तो इस नियम के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या क्या बातें अपने सिद्धांत में बताई। पहली बात, अक्रिय गैसों के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः उनके अष्टक पूर्ण है और उनको इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। अतः यह तत्व रासायनिक दृष्टि से अक्रिय हैं। तो जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनके अष्टक पूर्ण है ना। क्या पूर्ण है? पूर्ण अष्टक, इसलिए अष्टक नियम कहते हैं इसको। इनके पूर्ण अष्टक पूर्ण हैं और इनको इलेक्ट्रॉनों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये किसी से रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं करेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए की जाती है क्योंकि तत्व परमाणु अपना अष्टक पूरा कर सके। लेकिन जब अष्टक पूरा है तो किसी से रासायनिक अभिक्रिया करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए ये रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं करते। दूसरी बात क्या बताई गई, समझिएगा बहुत गौर से। भाई ये तो उनकी बात हुई जिनके अष्टक पूरे हैं, लेकिन ज्यादातर तत्वों के परमाणुओं के अष्टक पूर्ण नहीं होते। उनके बाहरी कोश में अधिकांशतः यह देखा गया है कि तत्वों के बाहरी कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिनके संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनके अष्टक पूर्ण नहीं है, वह किसी न किसी तरीके से अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कभी कभी वो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। जैसे संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन संयोजी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 5 या 6 या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपना अष्टक पूर्ण करेंगे। तो अष्टक को पूर्ण करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। अगर अष्टक पूर्ण करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन त्यागा है या ग्रहण किया है, तो जो रासायनिक बंध वो बनाते हैं उसे कहते हैं विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बना। और दूसरा,
अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कभी कभी वो इलेक्ट्रॉनों का साझा भी करते हैं। पूरी तरह से त्यागेंगे नहीं, दूसरे परमाणु के साथ कुछ इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेंगे। तो साझा करते हैं तो इस प्रकार से अपना अष्टक अगर वो पूर्ण करते हैं तो जो बंध बनता है, रासायनिक बंध, उसको हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर यह पाया गया, कोसेल और लुईस द्वारा यह पाया गया कि यौगिकों में परमाणुओं के मध्य दो तरह के रासायनिक बंध हो सकते हैं, या तो आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध, और दूसरा सहसंयोजी बंध हो सकता है। ठीक, तो इन दो प्रकार के बंधों की व्याख्या की गई संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, यानी अष्टक नियम के आधार पर। तो दूसरा पॉइंट, जिन तत्वों के संयोजी कोश में आठ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वह निम्नलिखित विधियों द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। मतलब पूर्ण करेंगे, अपना अष्टक पूर्ण 100% करेंगे। अब वो कौन सी विधि से पूर्ण करते हैं ये देखिए, ये देखने वाला विषय है। पहला तरीका, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग के। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से और इससे जो रासायनिक बंध बनता है उसे हमने आपको बताया कि क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। और दूसरा तरीका है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को दूसरे परमाणु के साथ साझा करके, और इससे जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर दो तरह के रासायनिक बंध होने चाहिए। अतः अष्टक नियम के आधार पर अणुओं में दो प्रकार के
रासायनिक बंध पाए जाते हैं पहला, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, और दूसरा सहसंयोजी बंध, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन 1923 में लोरी और सिडविक ने एक तीसरे प्रकार के बंध की भी व्याख्या की, परंतु 1923 में लोरी एंड सिडविक ने तीसरे प्रकार के बंध की व्याख्या की, और वो तीसरा जो प्रकार का बंध है वो है उप सह संयोजी बंध। तो तीन प्रकार के यौगिकों में तीन प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं, वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, दूसरा सहसंयोजी बंध और तीसरा उप सहसंयोजी बंध। तो ये तीन प्रकार के रासायनिक बंध हैं जो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, और लोरी और सिडविक ने 1923 में जो तीसरे प्रकार के बंध को जोड़ा, तो इन तीनों को मिला करके तीन प्रकार के रासायनिक बंध यौगिकों के अणुओं में पाई जाती है। अब आइए बात करते हैं, एक एक बॉन्ड लेंगे, है ना, उसको बाकायदा एक्सप्लेन करेंगे और उसके बारे में सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। तो एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध, या इसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध, इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड। तो मैंने आपको पहले स्पष्ट किया कि वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, दो तत्वों के परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, ऐसे बंध को हम लोग वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। वह रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, वैद्युत रासायनिक बंध या
आयनिक बंध कहलाता है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब इसमें एक चीज और आती है भाई, मैंने आपको स्पष्ट किया था कि जिस तरह से रासायनिक बंध की परिभाषित किया था मैंने शुरू में, तो रासायनिक बंध से जो क्या मिला था हमें, संयोजकता मिला था। तो जैसे विद्युत संयोजी बंध बना तो उसमें आएगी विद्युत वैद्युत संयोजकता। तो वैद्युत संयोजकता मैंने बताया था आपको पहले ही कि वैद्युत संयोजकता बंध के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं। तो यहां पर एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु में हो रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजकता। इस बंध के निर्माण में जितने इलेक्ट्रॉनों का एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण होता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैद्युत संयोजकता मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर होगा, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम वैद्युत संयोजकता कहते हैं। आ रही बात समझ में? उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम का पास 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 281, और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 287। अब देखिए, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में और ये 281 है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है संयोजी कोष में। इसको थोड़ा अलग अलग इसको पॉइंट से दिखा दे रहा हूं, और कॉन्फ़िगरेशन है 287। तो इसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए क्लोरीन को तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और सोडियम को देखिए, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो एक इलेक्ट्रॉन ये बाहर वाला खत्म, तो 28 हो गया, तो यानी कि इसका भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये क्या करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, और ये देखिए परिवर्तित किसमें हो जाएगा, ये परिवर्तित हो जाएगा Na प्लस में, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 28। और क्लोरीन देखिए, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिल गया, तो इसके पास एक माइनस चार्ज आ गया और 288 इसका विन्यास हो गया। अब इस पे धनावेश हो गया, इस पे ऋणावेश हो गया। तो धनावेश और ऋणावेश के बीच कौन सा आकर्षण बल काम करता है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, है ना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो बहुत अधिक प्रबल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और इस तरह से ये NaCl का निर्माण हो जाएगा। ठीक, और उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण,
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण ले लेते हैं। तो इसमें देखिए मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2, 8 और 2 होगा। और क्लोरीन को आप जानते हो 17 होता है, तो 2, 8 और 7 होगा। तो देखिए 2 क्लोरीन है, MgCl2 फॉर्मूला होता है। तो ये मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, और 2 क्लोरीन है, तो दोनों क्लोरीन को लिखना पड़ेगा। और इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। तो ये है 2, 8, 7, ये भी 2, 8, 7। तो मैग्नीशियम पे देखिए, मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज आ गया और विन्यास बचा 2, 8। जबकि क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 हो गए पूरे। 2, 8, 8। इस क्लोरीन पे एक ही इलेक्ट्रॉन लिया ना इसने, तो एक ही माइनस आएगा। और इधर बगल वाले क्लोरीन पे 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और एक मैग्नीशियम से मिला 8। इस पे भी एक माइनस आ जाएगा, 2, 8, 8। तो अब इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा। तो ये देखिए मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज और 2 Cl माइनस, या इसी को लिखेंगे MgCl2। तो इस तरह से आयनिक बंध का निर्माण हुआ। और एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का पहले देख लें, परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6। यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाए। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए इसमें 2 सोडियम होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। 2, 6, 2, 8 और 1, और 2, 8 और 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है कुल। तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है, तो ये इसको देगा, ये भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसमें देखें सोडियम एक प्लस चार्ज, ऑक्सीजन पे देखें ये दो इलेक्ट्रॉन इसको 2 अलग अलग सोडियम परमाणुओं से मिले, तो इस पे 2 माइनस चार्ज। और फिर बगल वाले सोडियम पे 1 प्लस चार्ज। अब ये हो गया 2, 8, ये भी हो गया 2, 8 और ये भी हो गया 2, 8। देखिए सबके अष्टक पूर्ण हो गए। तो इनके बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा। तो ये 2 Na प्लस और O के ऊपर 2 माइनस, या Na2O। तो ये सोडियम ऑक्साइड का उदाहरण हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आई किस तरह से आयनिक बंध का निर्माण होता है। तो आयनिक बंध के निर्माण देखिए, जितने मैंने उदाहरण दिए, इस सोडियम ऑक्साइड में जो आयनिक बंध बना, सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की वैद्युत संयोजकता कितनी हुई? 1। जबकि ऑक्सीजन के पास कितने ट्रांसफर होके आए? 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके आए। तो ऑक्सीजन की वैद्युत संयोजकता यहां 2 है। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम की वैद्युत संयोजकता 2 और क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता 1 होगी। ठीक है। अब देखिए वैद्युत संयोजी बंध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। वैद्युत संयोजी बंध को प्रभावित
करने वाले कारक। हम ये समझेंगे कि कैसे क्या कर दें हम कि वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण आसानी से हो जाए। ऐसा क्या कर सकते हैं? तो देखिए, वैद्युत संयोजी बंध का निर्माण जब बंध होता है तो एक तत्व से परमाणु निकलता है, मतलब एक तत्व इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और दूसरा तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। हमें अच्छी तरह पता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धात्विक होता है और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो अधात्विक होता है। तो वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में एक तत्व धात्विक लक्षण का होना चाहिए और दूसरा तत्व अधात्विक लक्षण का होना चाहिए। तो पहली चीज देखें, वैद्युत संयोजी बंध के निर्माण में एक तत्व धात्विक और दूसरा अधात्विक लक्षण वाला होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जो धात्विक लक्षण का होता है उसको इलेक्ट्रॉन त्यागना है और हमने आपको इससे पहले वाले लेसन में समझाया है कि जब किसी विलग गैसीय परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, त्यागना होता है, तो उसमें ऊर्जा अवशोषित होती है जिसे कहते हैं आयनन ऊर्जा। यानी कि धात्विक लक्षण वाला परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आयनन ऊर्जा को उसको आवश्यकता होगी। तो धात्विक लक्षण वाले तत्व को इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिसको इलेक्ट्रॉन त्यागना है, जो धात्विक लक्षण का है, और जो अधात्विक लक्षण का तत्व है उसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो उत्सर्जित करेगा। तो अधात्विक लक्षण वाला तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जिसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो ये दो ऊर्जा इन्वॉल्व हो गई, यानी कि आयनिक बंध के निर्माण में अगर आयनिक बंध का निर्माण करना है तो एक तत्व को आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी और दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की आवश्यकता होगी। अब आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्राप्त करके एक जो धात्विक तत्व है वो धनायन में परिवर्तित हो जाएगा और जो अधात्विक तत्व है वो ऋणायन में परिवर्तित हो जाएगा। तो धनायन और ऋणायन एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे
और फिर उसके बाद जब एक निश्चित दूरी पर पहुंच जाएंगे तो वो आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ जाएंगे। इस प्रकार बने धनायन और ऋणायन एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और अंत में दोनों स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंध जाएंगे। इस प्रक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिसे जालक ऊर्जा कहते हैं। तो तीसरी ऊर्जा भी इन्वॉल्व हो गई भाई। आयनन ऊर्जा से धनायन बना, इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी से ऋणायन बना। अब धनायन ऋणायन एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे और अंत में जब बहुत पास हो जाएंगे तो आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंध जाएंगे। तो इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, क्योंकि आकर्षण हो रहा है ना, तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उसे हम कहेंगे जालक ऊर्जा। ठीक, तो जालक ऊर्जा क्या है? धनायनों और ऋणायनों की निश्चित संख्या धनायनों और ऋणायनों के आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधकर एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। यहां मैं नीचे लिख दे रहा हूं, रेड पेन से लिख दे रहा हूं। अतः कम दिखाई दे रहा है। धनायनों और ऋणायनों के स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधकर एक मोल आयनिक यौगिक के निर्माण में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे जालक ऊर्जा, इंग्लिश में कहते हैं लैटिस एनर्जी कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जितना प्रबल होगा, जालक ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पर निर्भर करेगा। ठीक है, और स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मान Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पर निर्भर करेगा। मतलब धनायनों और ऋणायनों पर जो आवेश का परिमाण है, अगर वो ज्यादा है तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत प्रबल होगा और जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होगा और आयनिक बंध आसानी से बनेगा।
और दोनों के बीच की दूरी यानी दोनों के परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्याएं अगर कम होंगी तब F की वैल्यू ज्यादा होगी और U की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इससे क्या स्पष्ट है? स्पष्ट है कि 3 तरह की ऊर्जाएं इन्वॉल्व हैं आयनिक बंध के निर्माण में। तो धातु को भाई आयनिक बंध आसानी से कब बनेगा? आयनिक बंध आसानी से तब बनेगा जब आसानी से धनायन बनेगा, आसानी से ऋणायन बनेगा। आसानी से धनायन कब बनेगा? जब धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अगर धातु इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा तो आयनन ऊर्जा कम होगी ना, क्योंकि थोड़ी सी ऊर्जा दिया आपने, वो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और ऋणायन आसानी से कब बनेगा? जब अधातु आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता होगी। और जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल क्षमता अधिक होती है उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, तो आयनन ऊर्जा का मान कम से कम होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब धनायन और ऋणायन बन जाएंगे तो धनायन और ऋणायन आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़ेंगे। इस आकर्षण बल का मान जितना ज्यादा होगा आयनिक बंध उतना ही प्रबल होगा और कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। तो इसका मतलब F का मान अगर बहुत ज्यादा है तो उत्सर्जित ऊर्जा का मान, जालक ऊर्जा का मान भी ज्यादा होगा। तो स्पष्ट है आयनिक बंध के निर्माण के लिए नंबर 1 धातु की आयनन ऊर्जा का मान कम से कम होना चाहिए। भाई आपको आसानी से आयनिक बंध बनाना है, तो आसानी से जितना आसानी से धनायन बनेगा और जितनी आसानी से ऋणायन बनेगा उतनी ही आसानी से आयनिक बंध का निर्माण होगा। धनायन आसानी से कब बनेगा? जब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। और आसानी से इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा? जब आयनन, भाई इलेक्ट्रॉन अगर किसी नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है तो इसको बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, है ना? तो आयनन ऊर्जा का मान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर ये बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, दूर है, कम स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो इसका मतलब कि थोड़ी सी ऊर्जा देंगे वो निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहा है, इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मान कम होना चाहिए। तो धातु की आयनन ऊर्जा का मान कम से कम होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अधातु की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक से अधिक होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का ऋणात्मक मान चाहे तो लिख लें, ऋणात्मक मान, तभी तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी। ऋणात्मक मान जितना अधिक होगा उतना आसानी से तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और आसानी से ऋणायन का निर्माण करेगा। ठीक। और तीसरी बात, जालक ऊर्जा का मान, यह भी उत्सर्जित हो रही है। मैंने क्या बताया कि जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उतना ही ज्यादा जालक ऊर्जा होगी। तो जालक ऊर्जा का मान अधिक से अधिक होना चाहिए।
अच्छा, जालक ऊर्जा का मान किस दो बातों पर निर्भर करता है। जालक ऊर्जा का मान निम्नलिखित दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, आयनों पर आवेश जो कि अधिकतम होना चाहिए। आयनों पर आवेश जितना ज्यादा होगा, आवेश का परिमाण जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा और उतनी ही ज्यादा जालक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और दूसरा, आयनों का साइज जो छोटा होना चाहिए। जब छोटा होगा तो आयनों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और दूरी कम हो जाएगी तो F का मान बढ़ेगा, U का मान बढ़ेगा। तो देखा आपने तीन ऊर्जा, मतलब अगर हम नेट रिजल्ट की बात करें, नेट परिणाम की बात करें, तो आयनन ऊर्जा धनात्मक है क्योंकि अवशोषित होगी और बाकी दो ऊर्जाएं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जालक ऊर्जा ऋणात्मक है ना। तो देखिए नेट परिणाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जालक ऊर्जा, ये दोनों उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है, इनका मान आयनन ऊर्जा से काफी अधिक होगा, है ना। अतः आयनिक बंध निर्माण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यही तो पढ़ा था कि जो कोई भी बंध का जो निर्माण होता है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो यहां पे ये बात स्पष्ट होती हुई कि आयनिक बंध के निर्माण में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये बातें हमने समझ ली, है ना। आयनिक बंध किसे कहते हैं, है ना। वैद्युत संयोजकता क्या है, आयनिक बंध किन किन यौगिकों में बनता है, उसके कुछ उदाहरण भी मैंने दिए। आयनिक बंध के निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तीन कारक, आयनन ऊर्जा जो कम से कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और तीसरी जालक ऊर्जा जो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। जालक ऊर्जा को दो कारक प्रभावित करते हैं, आयनों पर आवेश और आयनों के साइज। तो नेट रिजल्ट ये हमें समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और जालक ऊर्जा ये उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा है और ये ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, और आयनन ऊर्जा एकमात्र अवशोषित होने वाली ऊर्जा है और वो कम से कम है। तो नेट परिणाम क्या होगा कि उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा ही बचेगी। तो इसका मतलब आयनिक बंध का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ये हो गया आयनिक बंध। अभी इसमें और भी चीजें हैं, है ना। जैसे हम जालक ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो जालक ऊर्जा को कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसके लिए बॉर्न हैबर साइकिल का प्रयोग किया गया, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात यह है कि परिवर्ती वैद्युत संयोजकता क्या होती है, इसमें एक टॉपिक छोटा सा, परिवर्ती वैद्युत संयोजकता। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आयनिक यौगिकों के लक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें और पढ़ेंगे तब आपका आयनिक कंपाउंड, आयनिक बंध का जो टॉपिक है वो खत्म होगा, है ना। फिर दूसरा बंध हम स्टार्ट कर पाएंगे। तो पहले अभी आज इसको यहीं पे रोकते हैं, है ना।
इसको ध्यान से समझिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और जो भी चीज ना समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगा, है ना। तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं, आज थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, तो अब फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।